हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, हेलो माय लवली एटम्स। कैसे हो सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। आई होप आप सबकी हेल्थ एकदम सुपर्ब है। मैं हूं अनुभा गौर, आप सबकी केमिस्ट्री मास्टर टीचर एट वेदांतु, योर एजी मैम, एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस सेशन। सो टेल मी माय एटम्स, जिंदगी कैसी चल रही है? आई होप ऑल वेल। तो इसी के लिए आप मुझे थोड़ा सा ये गोल्डन हार्ट वाला इमोजी जरूर सेंड कर सकते हो कि मैम जिंदगी बेहतरीन है एंड दिल बिल्कुल गोल्डन है हमारा, हम सबका। एटम्स, एटम्स आर्मी। आई एम काइंड ऑफ लीडर ऑफ दैट एटम्स आर्मी। अग्रीड नो कि नहीं? क्योंकि मैम केमिस्ट्री पढ़ा रही है, तुम्हें अब इतना क्रेडिट तो दे ही सकते हो। वेल, जोक्स अपार्ट, हम करने के हवाले हैं आज के सेशन में। 10th क्लास आप सबको पता ही है कि मैं आपको ये चैप्टर करवा रही थी, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सेशन 2 हमें करना है आज। सेशन 1 इज ऑलरेडी डन, जहां पे मैंने आपको बताया था कि कार्बन कैसे बॉन्ड बनाता है। टॉकिंग अबाउट द नॉट लाइक जेम्स बॉन्ड बट कोवैलेंट बॉन्ड, जिसको हमने डिटेल से पढ़ा था, दैट हाउ कार्बन मेक्स द कोवैलेंट बॉन्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाउ एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड, है ना। उसका कंपैरिजन भी करके देखा था आयनिक बॉन्ड से। ये थी लास्ट क्लास की बात। आज सीखेंगे कि इस कार्बन में ऐसा क्या स्पेशल है कि ये अकेला भी मिलता है, कंबाइंड फॉर्म में भी मिलता है, और ऐसा क्या स्पेशल है कि ये मिलियंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बना सकता है। तो इसको डिटेल से जानेंगे, मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के आखिर तक। इन सारे सवालों का आपको जवाब आज मिल जाएगा। और इससे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल आते हैं तो आपको अटेंटिव होना बहुत जरूरी है। कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल मिस कर दी तो बाद में लगेगा अरे मैम ने पढ़ाया नहीं था। तो मैम ने तो पढ़ाया था, आपने ध्यान नहीं दिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। Alright, on that note, let's start. How about giving me a high five? जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है जल्दी से कर दो। शेयर भी करना है दोस्तों के साथ। पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है ना? क्योंकि आपको एटम्स आर्मी को सब तक फेमस करना है, एंड एटम्स आर्मी शुड बी लाइक अ वेरी बिग कम्युनिटी। यस। तो ये तो करना पड़ेगा, यूट्यूब तभी तो ये वीडियो को रेकमेंड करेगी बाकी सबको कि हाँ ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, आपके लिए, मतलब दोस्तों के लिए आपके, जितने भी बच्चे 10th क्लास में हैं। So I'm sure you all will do that for sure. आप सब लोग मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं। दैट्स माय इंस्टा हैंडल anubha_eg_। सो कीप फॉलोइंग एंड कीप लविंग ओवर देयर टू। या स्टार्ट करें? एकदम सुपर सुपर डुपर डुपर रेडी? I know you all are like, we are always ready, ma'am. We are born ready. Okay, then let's start and let's know about the carbon. कि कार्बन भैया ऐसा कैसे कि तुम अकेले भी पाए जाते हो फ्री स्टेट में एज वेल एज कंबाइंड स्टेट में भी। फ्री का मतलब मैं अकेला राजा, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मतलब सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, वो खुद के साथ ही बॉन्ड बना के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म ऑफ कार्बन देता है। And here we are talking about carbon present alone and bonding with each other, like other carbon atoms. ठीक है। और कंबाइन मतलब कार्बन इज लाइक ठीक है, मैं हाइड्रोजन के साथ भी कंबाइन कर सकता हूँ, मैं बाकी के एटम्स के साथ भी कंबाइन कर सकता हूँ, है ना। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट कैल्शियम कार्बोनेट, इजंट इट कंबाइंड फॉर्म ऑफ कार्बन? कि कार्बन या कार्बोनेट बना के प्रेजेंट था और कैल्शियम के साथ जुड़ा हुआ था। गॉट माई पॉइंट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्री स्टेट एंड कंबाइंड स्टेट? ठीक है। तो अगर मैं कंबाइंड स्टेट की बात करूं, मतलब कार्बन बाकी के एटम्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, और किसी न किसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लाइक सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब मैं फ्री फॉर्म की बात करूं, जहां पे कार्बन अकेला राजा है, किसी के साथ नहीं कंबाइन, सिर्फ खुद के एटम्स के साथ ही कंबाइन है, उन स्टेट में कार्बन इन अ वे एक एलिमेंट की तरह प्रेजेंट है। या फिर एक और कॉन्सेप्ट बोलूं तो एलोट्रॉप्स की तरह प्रेजेंट है। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं? विच इज द फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन, कार्बन कंबाइनिंग विद द other carbon atom. And allotropes are like similar atoms but attached in different possible structure. एटम सेम है बट उनका जो अरेंजमेंट है बाकी कार्बन एटम के साथ वो वेरी करेगा, जिनकी वजह से उनकी स्ट्रक्चर वेरी करेगी। ठीक है कार्बन। सो डायमंड इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बन, कोल इज ऑल्सो वन ऑफ द फॉर्म ऑफ कार्बन, जो नेचर ने मुझे दिया है। ठीक है। जिसमें मेनली कार्बन प्रेजेंट है खुद के साथ अटैच करते हुए, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम्स कुड बी डिफरेंट। तो उनकी जो स्ट्रक्चर है वो अलग होगी, इसीलिए उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होती है कि physically they must have different melting and boiling point, different conduction towards heat and electricity, whether they are solid, liquid or gas, soft, solid, hard, solid, etc etc.
ठीक है, तो इसको हमें डिटेल से पढ़ना है बिकॉज एलोट्रोप इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट टॉपिक। कई बार उनके डिफ्रेंसिएशन से या फिर रीजन देने वाले सवाल आते हैं ना कि इन स्टेटमेंट्स के ऊपर रीजन दो, तो वहां पे इसके बेस सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो हम वो फ्री स्टेट को एग्जिस्ट करते हैं, एलोट्रॉप्स फॉर्म को एग्जिस्ट आई मीन डिस्कस करते हैं। ठीक है, हु इज अ फैन ऑफ शाहरुख खान? आई मस्ट से आई एम अ फैन ऑफ शाहरुख खान। Who all are fan of Shah Rukh Khan? You are like, ma'am, we are not that millennial वाला generation. हम तो Gen Z हैं. We follow actors like the newer one, maybe Ranveer Singh, Ranveer Kapoor. But I am a fan of Shah Rukh Khan, his acting, his personality, and that in different movie he plays different kind of character, but the person is same, है ना? He plays a role of a psychologist, therapist. He plays a role of a coach. He plays a role of uh, autistic person, है ना? And that romantic person and etc etc, a don also, but different character, but the person is same. So that's the way the carbon also present in nature है तो carbon, but उनका arrangement, उनका role अलग अलग है, and hence they have different kind of nature, hence they have different kind of property. तो अब बताओ, ये बात समझ में आई कि नहीं? ऐसा तो नहीं लग रहा आता माजी सटकली ये क्या बता दिया मैम? इट्स सिंपल राइट, इट्स वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, तो एलोट्रॉप्स को डिटेल से पढ़ने के लिए तैयार हो? चलो बहुत बढ़िया। अब आपके सिलेबस में ये वाले जो दोनों एलोट्रॉप है, डायमंड एंड ग्रेफाइट, ये हमें नेचुरली मिलते हैं, नेचर ने हमें दिए हैं। ठीक है, ये दोनों हमें नेचर ने दिए हैं। ये वाला जो है फुलरीन, ये बनाया गया है लैबोरेटरी के अंदर। सो दिस इज अ सिंथेटिक एलोट्रॉप। एलोट्रॉप जरूरी नहीं है कि नेचुरल ही हो, वो सिंथेटिक भी हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, अंडरस्टूड। चलो फिर इन तीनों फॉर्म को डिटेल से पढ़ते हैं कि ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये कैसे आई, कार्बन एटम एक दूसरे के साथ कैसे अटैच्ड है। सबसे पहले डेफिनेटली, हाँ, सबका बेस्ट फ्रेंड, आई थिंक सबका नहीं बट बहुत सारे लोगों का है ना, डायमंड ज्वेलरीज बहुत पसंद है, महंगी है, बहुत पैसा खर्च करना पड़ता है, उसके लिए बहुत पैसा कमाना पड़ता है। इस डायमंड में ऐसा क्या स्पेशल है, इसकी क्या स्पेशल प्रॉपर्टी है, चलिए जानते हैं। कार्बन क्या करता है यहाँ पे, बाकी के कार्बन एटम के साथ अटैच होता है। ठीक है, और वो किस तरीके से अटैच होता है, ये देखो, ये 4 कार्बन से, ये यहाँ पे इनको इन गोलों से दिखाया हुआ है, ये जो गोले बने हुए हैं। कार्बन बाकी के 4 कार्बन एटम के साथ, 4 ही क्यों? क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 है। आई होप इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं है। कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। 4 वैलेंसी है, 4 बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब वो एक 3 डायमेंशनल स्टेट में प्रेजेंट होता है, मतलब 3D। मान लो ये बॉटल आपको क्यों दिख रही है? 3D स्पेस में प्रेजेंट है, एक्स वाई जेड एक्सेस, ये पूरा स्पेस में प्रेजेंट है। ठीक है, इसलिए मुझे इस तरीके से अच्छे से दिखाई दे रही है। बट अगर मैं प्लेन पेपर की बात करूं और वो ऐसे रखा हुआ है, दैट इज 2 डायमेंशनल इज नीडेड टू एक्सप्लेन दैट, है ना? 2 एक्सेस में काम चल जाता है, तीसरे एक्सेस की जरूरत नहीं पड़ती। ये वाला एक्सेस मान लो एक्स और वाई जेड की जरूरत नहीं पड़ी। बट जब मुझे डायमंड की स्ट्रक्चर बनानी है, वो 3D स्ट्रक्चर बनते हैं, पूरा 3 डायमेंशन स्पेस चाहिए। ठीक है, एक कार्बन एटम, मान लो एक यहाँ कार्बन है, वो 4 कार्बन से इस 3D स्पेस में जुड़ेगा टेट्राहेड्रली। टेट्राहेड्रन वाली स्ट्रक्चर होती है। आप लोगों ने बहुत सारी आई गेस मूवीज में देखा होगा, ये लोग चुराते हैं हीरा, और कुछ कुछ ऐसा होता है, कुछ कुछ ऐसा होता है वो। तो समझो अंदर एक कार्बन है, वो 4 ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ है। बहुत आसान तरीके से समझा रही हूँ, द थिंग इज इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एक कार्बन एटम यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। एक कार्बन एटम को 4 से जुड़ना है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये 3 एक नीचे वाले स्पेस में प्रेजेंट थे, एक ये ऊपर वाला स्पेस में प्रेजेंट था, बीच में कार्बन से जुड़ा हुआ था। लाइक दिस 3 डायमेंशनल स्पेस चाहिए। जस्ट अवे, अब वो बाकी के सारे कार्बन भी तो अटैच होंगे, क्योंकि सबको 4 बॉन्ड बनाने हैं, और ये स्ट्रक्चर रिपीट होती चली जाती है, रिपीट होती चली जाती है। टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर होती है। कार्बन को हम उस टेट्राहेड्रन के वर्टिसेस यानी कॉर्नर पे रखते हैं। ठीक है, कि ये कार्बन है, 4 कार्बन से कोनों पे जुड़ा हुआ है, फिर वो दूसरा वाला कोई भी कार्बन है, वो भी 4 कार्बन से इसी तरीके से कोनों से जुड़ा होगा। और आसान तरीके से समझाऊं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कार्बन 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, एक के ऊपर कार्बन, एक के नीचे कार्बन, एक इधर कार्बन, एक इधर कार्बन, ये उसको दिखा रहा है।
एंड ये चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एन नंबर ऑफ कार्बन एटम आर अटैच हियर। जब कार्बन कार्बन से जुड़ता है, कार्बन का साइज बहुत छोटा है, दूसरा कार्बन एटम जैसे उसकी तरफ अप्रोच करता है ना, दे मेक वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। दिखने में शायद आपको नहीं लग रहा है, बट एक्चुअली में आप सोच रहे हो कि एक छोटे से डायमंड में भी मिलियन ऑफ कार्बन एटम्स होते होंगे। वो कैसे पॉसिबल है? बिकॉज दे आर वे टू क्लोज टू ईच अदर। ये बस दिखाने के लिए बड़ा बड़ा दिखाया है, वे टू क्लोज। और जब कार्बन कार्बन से कंबाइन होगा, दे मेक अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज। इसके न्यूक्लियस कैरी इलेक्ट्रॉन आउटसाइड, न्यूक्लियस बाहर इलेक्ट्रॉन, जब आपस में आएंगे इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को। बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ओवरलैपिंग की वजह से, वेरी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। इसी वजह से डायमंड इज वेरी हार्ड, बहुत ही हार्ड है, बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्गर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अराउंड 3500 डिग्री सेल्सियस, 3500 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज ऑफ दी स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड। बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ती है टू ओवरकम दिस फोर्स। सही है, अंडरस्टूड। बहुत ज्यादा डेंस भी है ये, दे हैव अ वेरी हाई डेंसिटी, सो दे आर वेरी डेंस। डेंस का मतलब जब पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोज आते हैं, जितने ज्यादा क्लोजली अटैच है उतना ज्यादा सब्सटेंस डेंस होता है, उतनी ज्यादा उसकी डेंसिटी होती है। इसीलिए आइस हल्की होती है, क्यों? क्योंकि उनके बीच में बहुत सारा एयर गैप होता है। बट अगर मैं बात करूं इस पैड की जिसपे मैं लिख रही हूँ, इस पे कार्बन एटम भी होंगे, बाकी एटम भी होंगे, बहुत स्ट्रांगली एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए वो हार्ड है, डेंस है। सॉलिड्स आर जनरली डेंस, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी की बात करूं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट आसानी से पास हो सकती है, बट पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। व्हाई पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन हेल्प्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जब इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेगी? यहाँ पे कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन 4 बॉन्ड बना रहे हैं, सो नो फ्री इलेक्ट्रॉन मीन्स नो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, क्या आपको ये सारी बातें समझ में आई? जल्दी से मुझे एक हाई फाई दे दो। यस मैम, ऑल सॉर्टेड, ऑल डन। द डायमंड इज एक्सट्रीमली हार्ड, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट गुड कंडक्टर ऑफ हीट। कहाँ पे आप उसको यूज करते हो, कई बार यूजर्स पे पूछ लिया जाता है। डेफिनेटली ज्वेलरी में, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, ज्वेलरी बनाते हैं, क्योंकि बहुत शार्प होता है ये। इसको हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में, जैसे कैटरैक्ट को रिमूव करने के लिए चाहिए होता है ना, वहां पे भी यूज करते हैं। फिर पुअर क्वालिटी के डायमंड हम लैब में भी बना सकते हैं, क्योंकि असली डायमंड तो कोल पे बहुत ज्यादा प्रेशर लगा के, बहुत ज्यादा टेम्परेचर लगा के बना है। लेबोरेटरी में कोल लेके उस पे उतना टेम्परेचर प्रेशर करके बना तो सकते हैं, बट वो उतना हार्ड और स्ट्रॉन्ग नहीं बनता, पुअर क्वालिटी का बनता है। तो उन सिंथेटिक डायमंड्स उतने महंगे नहीं होंगे क्योंकि सिंथेटिकली बनाए गए हैं। उनको हम यूज कर सकते हैं किसमें? रॉक ड्रिलर्स की तरह, ग्लास कटर की तरह। ठीक है, क्योंकि ग्लास को आप ऐसे तोड़ोगे वो तो बिखर जाएगा ना। मान लो मुझे एक प्रॉपर साइज का विंडो में लगाना है, वो कट कैसे होगा उस तरीके से? तो वो ग्लास कटर्स की तरह भी यूज होता है। ये सवाल पूछा हुआ है एक बार, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आई थिंक आपको समझ में आ गया है ना? अरे मैम, इजी पीजी है, इतना लोड मत लो, वी गेट इट, वी आर योर स्टूडेंट्स, वी हैव अ गुड कैचिंग पावर। बट इवन इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं कमेंट जरूर पढ़ती हूँ सारे वीडियोस के, सो डू लेट मी नो, ओके। चलो ग्रेफाइट की बात करते हैं। ग्रेफाइट इज ऑल्सो वन ऑफ द नेचुरल एलोट्रॉप, नेचर ने मुझे दिया है। ग्रेफाइट को आप बहुत ज्यादा यूज करते होंगे बचपन में, जब आप पेंसिल यूज करते थे। बोलते हैं ना कि पेंसिल का लेड बदलना होता है मैम, पेंसिल का लेड। तो वो लेड जो होता है ना स्टूडेंट्स, दैट्स नॉट द मेटल वाला लेड। दैट लेड इज बेसिकली अ मिक्सचर ऑफ ग्रेफाइट विथ सैंड एंड क्ले। ठीक है, ग्रेफाइट उसको वो कलर देता है, सैंड क्ले उसको हार्डनेस देने में बिलीव करते हैं, क्योंकि ग्रेफाइट इज काइंड ऑफ सॉफ्ट, थोड़ा हार्ड बनाना है ना उसको, और थोड़ा जितना ज्यादा ग्रेफाइट होगा उतनी डार्कर होगा आपका कलर। तो वो एचबी जो है वो हार्डनेस और उसकी कलर के बारे में बताती है। जितना ज्यादा एचबी होता है उतना ज्यादा डार्क होता है ना, तो उतना ज्यादा ग्रेफाइट कंटेंट होता है। इजंट इट लाइक अ गुड नॉलेज? यू शुड नो दैट, है ना? बहुत बढ़िया।
उसके अलावा अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बताऊं कि डायमंड इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ कार्बन विच इज एक्सट्रीमली हार्ड, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। ऑन द अदर हैंड ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट कि उसके पाउडर को हम एज अ लुब्रिकेंट भी यूज करते हैं। मशीनरी पार्ट्स जो होते हैं जो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे रन करते हैं उनमें वो पाउडर यूज करते रहते हैं फॉर द स्मूथ वर्किंग। पर ऐसा क्यों? जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। कैसी स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स? अगेन, एक कार्बन एटम यहाँ पे 3 कार्बन एटम से जुड़ता है, ठीक है। ये जो है वर्टिसेस कॉर्नर पे सिर्फ कार्बन है। आपको क्या बनाना है? हेक्सागन बनाना है इस तरीके से। हेक्सागन टाइप की स्ट्रक्चर होती है। ये एक लेयर, ये दो लेयर, ऐसे 3 4 बहुत सारी लेयर एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती है। वन लेयर ऑफ ग्रेफाइट कंटेन्स कार्बन एटम अटैच विद ईच अदर हेक्सागनली, फिर सेकेंड लेयर, फिर थर्ड लेयर, फिर फोर्थ लेयर। हर एक लेयर एक 2D लेयर है, जस्ट लाइक योर पेपर, ठीक है। और ये समझो पेपर को एक दूसरे के ऊपर स्टैक कर दिया, इस तरीके से मुझे ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर बनती है। So graphite contains single sheet, a 2D layer where carbon atoms attach with each other hexagonally, and every single sheet is called as graphene. इसको artificially निकाला जा सकता है, and this is harder than diamond also. अगर आप इसको artificially देखो तो निकाल के, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन एटम बाकी कार्बन एटम से जुड़ा है, बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ होता है। So they have very high force of attraction between each other, ठीक है। और जो डायमंड में नहीं था, एक स्पेशल बात बता रही हूँ जो 10th क्लास में नहीं बताते। इन हेक्सागन में क्या होता है? ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल सिंगल, डबल, इस तरीके से ये रिपीट होता रहता है, ठीक है, रिपीट होता रहता है। एंड डबल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड। लास्ट क्लास में डबल बॉन्ड बताया था, यहाँ पे ऑल्टरनेट पोजीशन पे डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो डबल बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्गर देन द सिंगल बॉन्ड। ग्रेफाइट की कंपेयर करूं डबल बॉन्ड है, डायमंड की बात करूं नहीं है। तो ये जो ग्राफीन की जो लेयर है ना वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होती है डायमंड की स्ट्रक्चर से, लेकिन आर्टिफिशियल फॉर्म में। और बहुत लाइट वेट भी होती है क्योंकि ये सिंगल शीट है, बहुत लाइट वेट होती है। आप उसको एक फ्लावर के ऊपर भी रखने की कोशिश करोगे ना, इट वोंट, द फ्लावर वोंट बेंड ऑल्सो, बट वेरी स्ट्रॉन्ग। तो ग्राफीन लेयर स्टैक होती रहती है तब जाके ग्रेफाइट बनता है। द ओनली प्रॉब्लम इज देन व्हाई दिस इज सॉफ्ट, जब इनके अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। सवाल काम का है ना, सोचना चाहिए, पता होना चाहिए। आई थिंक सम ऑफ यू नो इट एज वेल कि इनके बीच में जो है, इन लेयर्स के बीच में कोई ऐसी फोर्स है ही नहीं, क्योंकि कार्बन यहाँ पे सारे बॉन्ड बनाए बैठे हैं। तो कोई और स्ट्रक्चर बनाने का, अट्रैक्शन दिखाने का स्कोप नहीं है। लेकिन जब इन सारी लेयर को आसपास रखते हैं तो एक बहुत ही वीक फोर्स आपस में डेवलप हो जाती है, और उस वीक फोर्स का नाम क्या है? वैन डर वॉल। Van der Waal force of attraction. Van der Waal is definitely the name of scientist. Van der Waal. ओके, बहुत ही वीक फोर्स है, इसको एक नॉन बॉन्डिंग की फोर्स बोलते हैं क्योंकि बॉन्ड नहीं बन रहा आपस में, इसलिए इट्स अ नॉन बॉन्डिंग फोर्स। बस एक दूसरे को साथ रखती है हल्का सा, ठीक है। इट्स लाइक आपने अपने फ्रेंड को बस ऐसे लास्ट उंगली से ऐसे पकड़ा हुआ है, ठीक है, अच्छे से बॉन्डिंग नहीं हुई है कि हाँ हाथ पकड़ा हुआ है, ऐसे पकड़ा हुआ है बस, ठीक है। तो ये सारी की सारी लेयर जितनी भी है ना, इनके बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स तो है नहीं, दे कैन स्लाइड ओवर ईच अदर। जैसे पानी को आप ऐसे हिलता हुआ देखते हो ना, ऐसे ऐसे लेयर होती है उसमें भी, इसमें भी ऐसे लेयर होती है, एंड दीस कैन स्टेक अस, यू नो, ऐसे स्ट्राइक कर सकती है, थोड़ा स्लाइड कर सकती है। तो बिकॉज ऑफ दिस वीक फोर्स, इनके बीच में ये स्लिपरी फोर्स है, ये जिसकी वजह से, ये वीक फोर्स की वजह से ये सॉफ्ट होता है नेचर में। इट्स काइंड ऑफ अ सॉफ्ट सॉलिड, और साथ में जैसा मैंने आपको बताया दैट दे आर एक्टिंग एज अ लुब्रिकेंट, ठीक है, लुब्रिकेंट की तरह, बिकॉज ऑफ द स्लिपरी नेचर, वेरी सॉफ्ट एंड स्लिपरी, बट इट हैज अ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अराउंड 3700 डिग्री सेल्सियस। 3700 डिग्री सेल्सियस, ऐसा कैसे? Again, because every graphene layer has a very strong force of attraction because of all the double bonds. So they also have a very strong force of attraction between all the layers. Yeah, all points sorted. All points sorted. यहाँ पे मैंने इसका एक डिटेल वर्जन में भी दिखा दिया। कहने को आप बस इतना बोलोगे, क्योंकि 10th क्लास में इतनी डिटेल नहीं है कि एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम से जुड़ेगा हेक्सागोनली, और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बाकी है, क्योंकि कार्बन के पास 4 फ्री इलेक्ट्रॉन है,
3 यूज कर लिए, एक इधर एक इधर एक इधर बॉन्ड बनाने में. So every carbon has free electrons, and because of free electrons, they are good conductor of electricity. They are good conductor of electricity. ठीक है. फिर आप बोलोगे मैम लेकिन आपने तो बताया था डबल बॉन्ड बन रहा है. तो स्टूडेंट्स वो डबल बॉन्ड भी ना डीलोकलाइज्ड होते रहते हैं. ऐसे ऑल्टरनेट पोजीशन पे जब भी डबल बॉन्ड बनता है, 11th में ये टॉपिक पढ़ोगे, दैट ऑल्टरनेट पोजीशन पे जब भी डबल बॉन्ड होते हैं, दे हैव अ टेंडेंसी टू डीलोकलाइज. मतलब बॉन्ड किससे बना, इलेक्ट्रॉन से बना, ये यहाँ पे चले जाते हैं, फिर ये यहाँ पूरी रिंग में ऐसे ऐसे घूमते रहते हैं. उसकी वजह से चार्ज जनरेट होता है. ठीक है, चार्ज जनरेट होता है. ठीक है. तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही काम की, बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी. अगर इसकी प्रॉपर्टीज को मैं फिर से समराइज करना चाहूँ, आप क्या बोलोगे? दे आर कंपैरेटिवली सॉफ्ट सॉलिड, दे हैव नॉन बॉन्डिंग फोर्स कॉल्ड एज वैन डर वाल्स फोर्स दैट इज कीपिंग देम ऑल द ग्राफीन लेयर टुगेदर. इनमें बात करूं, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट. स्ट्रक्चर की बात करूं, 2 डायमेंशनल हेक्सागोनल लेयर जो है दैट कीप ऑन स्टैकिंग ओवर ईच अदर. ठीक है. इनके आपस के बीच में देखो एक लेयर बना ली, ये दूसरी लेयर है, ऐसे ऐसे लेयर आपस में 3 डायमेंशनल स्पेस है, तो इनके बीच की ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना. समझे कि नहीं समझे? आई थिंक समझ गए. इनकी प्रॉपर्टीज भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टीज से भी तो सवाल पूछ सकते हैं एग्जाम में. प्रॉपर्टीज तो बता दी मैंने, बट व्हाट अबाउट यूजेस? यूजेस भी एक दो बता दिए. पहली बात तो पेंसिल का जो लेड है उसमें हम इसको यूज करते हैं. ब्लैक कलर का होता है तो ब्लैक पेंट से इससे बनाते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का. कार्बन की जो रॉड है ग्रेफाइट की फॉर्म में, कार्बन रॉड के नाम से भी बुलाया जाता है और ग्रेफाइट रॉड के नाम से भी बुलाया जाता है. इनको हम कहाँ यूज करते हैं? इनको हम यूज करते हैं, बताओ कहाँ यूज करते हैं? कार्बन रॉड, ग्रेफाइट रॉड को लैबोरेटरी में यूज किया जाता है एज इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सके, जिनसे इलेक्ट्रिसिटी पास करा सके हम, उसकी तरह इसको यूज किया जाता है. ठीक है भाई, सॉर्टेड है. लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है. लुब्रिकेंट की तरह क्यों यूज करते हैं? सॉफ्ट एंड स्लिपरी नेचर. ये सवाल पूछा गया एक बार कि वाई ग्रेफाइट इज स्लिपरी, है ना, तो आपको पता होना चाहिए. दीज लेयर्स स्टैक ओवर ईच अदर बिकॉज ऑफ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. राइट. अब मुझे जल्दी से एक थम्स अप दे दो, अभी तक जो पढ़ा है वो एकदम क्लियर था. क्योंकि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आई वोंट से बहुत इंपॉर्टेंट, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन व्हाटएवर वी स्टडी टिल नाउ, कि वो दोनों नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट थे, ये आर्टिफिशियली बनाया गया था. और बहुत ही एक सुंदर सी स्टोरी है इसके पीछे. यस, सुंदर सी स्टोरी है. क्या है पता है? कि जो बकमिंस्टर फुलरीन जैसा इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम आया, वो नाम आया एक आर्किटेक्ट के ऊपर, नॉट साइंटिस्ट. आर्किटेक्ट, आर्किटेक्ट, आई होप सही लिखा है. वो जो नाम आया है वो आर्किटेक्ट के ऊपर आया. एंड द नेम ऑफ द आर्किटेक्ट वाज, आई नो सम ऑफ यू नो इट, बकमिंस्टर फुलर. बकमिंस्टर फुलर. बकमिंस्टर फुलर ने क्या किया? बहुत फेमस आर्किटेक्ट था. एक डोम शेप का पूरा बिल्डिंग का डिजाइन बना के प्रेजेंट किया था. वो डिजाइन लोगों को पसंद आया काफी. उस टाइम 3 अमेरिकन साइंटिस्ट अपना रिसर्च कर रहे थे, और उन्होंने क्या किया था, ये जो आलोट्रॉप है बनाया हुआ था लैब में. दे वो लाइक किसके नाम पे नाम दे? कहते अरे वाह आइला जादू, इसकी जो स्ट्रक्चर है मैच करती है, इसका जो डोम शेप जो बिल्डिंग का डिजाइन है वो हमारे इस एलोट्रॉप से मैच करता है. तो चलो बहुत बढ़िया, भले भले उसी के नाम पे नाम रख देते हैं. तो यहाँ से इसके नाम की कहानी शुरू हुई. ठीक है. इसके स्ट्रक्चर को मैं बताना चाहूँ थोड़ा सा, तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी है स्टूडेंट्स? लाइक अ फुटबॉल. लाइक अ फुटबॉल, बकी बॉल भी बोला जाता है. ठीक है, सॉकर बॉल भी बोल सकते हो. पहले सॉकर होता था ना. कुछ तो मिसिंग लग रहा है, कुछ गलत लिखा क्या? देख लेना, कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है. सॉकर नहीं, बताना क्या मिस्टेक है. तो ऐसे क्यों है, ऐसे 3 डायमेंशनल स्पेस में जैसे फुटबॉल बनता है ना. इसकी एक और खास बात यह कि सिर्फ 60 कार्बन एटम से इसको बनाया जाता है. नॉट लाइक n नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट हैपेंड इन ग्रेफाइट एंड योर डायमंड. सिर्फ 60 कार्बन एटम. और किस तरीके से प्रेजेंट होते हैं वो? 12 पेंटागन्स
एंड 20 हेक्सागन्स, ठीक है। और उनके हर कोने पे वर्टिसेस पे कार्बन है। इसलिए आपने बनाया एक पेंटागन, और उनके ये देखो, ये रहा पेंटागन, और हर कॉर्नर पे फिर है हेक्सागन, राइट। यू गाइज नो हाउ बैड आई एम इन ड्राइंग, अब समझ जाओ, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसा दिखाया हुआ है, पेंटागन ऑल्टरनेट पे होता है, फिर हेक्सागन होंगे। ये देखो, फर्स्ट हेक्सागन, सेकंड हेक्सागन, थर्ड हेक्सागन, फोर्थ हेक्सागन, फिफ्थ हेक्सागन, क्योंकि 5 ही कोने हैं। फिर जब हेक्सागन बना दी, फिर से पेंटागन आएंगे, इस तरीके से ऑल्टरनेट पोजीशन पे 12 पेंटागन होते हैं, 20 हेक्सागन, लाइक अ फुटबॉल स्ट्रक्चर। इनकी प्रॉपर्टी, क्योंकि लिमिटेड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, ये एक अच्छा सेमी कंडक्टर होता है। सेमी कंडक्टर के भाई नेचुरल स्टेट पे इट इज नॉट कंडक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी, बट अंडर सर्कमस्टांसेस इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर, कि खुद नहीं कर रहा, कुछ होगा जिससे वो कंडक्ट कर सकता है। तो इसमें कुछ सब्सटेंसेस के ऐड करने पे, हाई टेम्परेचर पे वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। इसको कुछ मेडिसिनल यूजेस में भी यूज किया जाता है। हम्म, समझ में आया कि नहीं आया? आया? बताओ बताओ। आई होप आ गया होगा, कि समझ नहीं आ रहा है? आ रहे हैं ना? ठीक है, तो फुलरीन की जय। फुलरीन इज क्लियर। दीज ऑल आर द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन, स्टूडेंट्स। एंड यू नो, एक अमेजिंग बात अगर मैं आपको बताना चाहूँ, थोड़ा सा अपने आप को छोटू करके बताती हूँ। हमने देखा एलोट्रॉप्स की लिस्ट में क्या क्या, डायमंड को, हमने देखा ग्रेफाइट को, हमने देखा फुलरीन को, शॉर्ट में हम इसको फुलरीन भी बुला सकते हैं। दो फुलरीन इज अ होल कैटेगरी, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कार्बन का कॉम्बिनेशन होता है। C72 भी होता है, C60 के अलावा C80 भी होता है, इस तरीके से। अब देख रहे हो, ये तीनों की तीनों कार्बन के ही फॉर्म थे। कोल भी लिख सकते हो। एक और होता है CNT, विच इज कार्बन नैनो ट्यूब्स, जो ग्रेफाइट से बनाया जाता है। और भी होते हैं, कार्बन ब्लैक, सारे आपके सिलेबस में नहीं है। अमॉर्फस कार्बन, आपके सिलेबस में बस ये 3 ही एलोट्रॉप है। सारे के सारे फॉर्म ऑफ कार्बन है, मतलब है तो तीनों में कार्बन, कार्बन के अलावा कोई घपला नहीं है। यानी कि सबके सब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं। ये सबके सब सेम केमिकल प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, बिकॉज ऑल आर मेड अप ऑफ ओनली कार्बन। बट सबके सब डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी दिखाते हैं। डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी क्यों? क्योंकि डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। जैसा हमें पता है कि सबके सब क्योंकि कार्बन है, आप इन तीनों में से किसी को भी जलाओ, इन प्रेजेंस ऑफ एयर दे विल गिव CO2। किसी को भी जलाओ, इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट विल गिव CO2। इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट विल गिव CO2। इन प्रेजेंस ऑफ एयर इट विल गिव CO2। केमिकल रिएक्शन, केमिकल बिहेवियर सेम, बट फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, इनका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट अलग था, द वे दे वर यूज्ड इज आल्सो डिफरेंट। Buckman sulfur is not very hard and soft. Graphite is very soft, diamond is very hard. Different properties. समझे? तो एलोट्रॉप्स यानी कि फ्री फॉर्म ऑफ कार्बन आप डिटेल से समझ गए हो इस नाम पे। व्हाट अबाउट न्यू स्टूडेंट्स? अगर ये बटन लाइक नहीं किया है, बटन लाइक नहीं किया, ये बटन प्रेस नहीं किया है, कौन सा बटन? लाइक वाला, तो जल्दी से कर दो। दोस्तों को भेजना मत भूलना, एंड नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ कि भाई, ठीक है, कार्बन ये अलग अलग फॉर्म में और भी प्रेजेंट होता होगा, इतना कि मिलियंस ऑफ कार्बन, 5 मिलियंस एंड मोर कार्बन कंपाउंड्स प्रेजेंट है, जिसमें कार्बन खुद के साथ भी बॉन्ड बना के प्रेजेंट है, बाकी के एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना के प्रेजेंट है। एंड डेफिनेटली कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवलेंट बॉन्ड, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने मिलियंस ऑफ कंपाउंड बना रहा है, कि बाकी कोई दूसरा एलिमेंट इसके आधे कंपाउंड भी नहीं बना पा रहा है। समझ रहे हो? बाकी कोई दूसरा एलिमेंट इसके आधे कंपाउंड भी नहीं बना सकता। तो कार्बन भैया आप में ऐसा क्या स्पेशल है जो दूसरे किसी भी एलिमेंट में नहीं है? इवन आपके खुद के ग्रुप के भी किसी एलिमेंट में नहीं है। ग्रुप मतलब कि ग्रुप 14 से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, कि इसके ग्रुप का मतलब होता है सारे एलिमेंट जो सिमिलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। पीरियोडिक टेबल को उठा के देखोगे, ऐसे लेफ्ट साइड से शुरू होता है, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, 4, 5, 6, है ना। 14 कार्बन का ग्रुप होता है, कार्बन से शुरू होता है। कहे सीता जी सुने प्रभु, आप ऐसे याद भी कर सकते हो। क्यूट सिस्टर गेट स्मॉल प्रॉब्लम्स, ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई सिलिकॉन कार्बन सेम फैमिली से तो बिलोंग करता है।
तो उसको भी तो सेम प्रॉपर्टी शो करनी चाहिए, बट ऐसा नहीं होता बिकॉज सिलिकॉन का साइज कंपैरेटिवली क्या होता है, बड़ा होता है, कंपैरेटिवली बड़ा होता है। क्यों? कार्बन के पास 2 4 है कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन सिलिकॉन के पास 2 8 4, 3 शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1 2 3, तो साइज बड़ा हो गया ना। इसीलिए कंपैरेटिवली जब बिगर साइज होता है तो वो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग नहीं बना पाता कि वो मिलियंस ऑफ एटम्स के साथ, आई मीन बहुत सारे एटम्स के साथ मिलियंस ऑफ कंपाउंड की पॉसिबिलिटी रखे। तो बाकी किसी के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, तो अगर मुझे समराइज करके बताना हो कि कार्बन तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो बाकी किसी के पास नहीं है, क्या है भाई तुम्हारे पास? हम्म, और किसी के पास क्यों नहीं है? सो वन ऑफ द वेरी फेमस प्रॉपर्टी, ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है। वन ऑफ द वेरी फेमस प्रॉपर्टी इज कैटिनेशन। ठीक है, वन ऑफ द वेरी फेमस प्रॉपर्टीज कैटिनेशन। कैटिनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम, खुद के साथ जुड़ने वाली प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम। कि कार्बन खुद के साथ जुड़ के बहुत सारी पॉसिबिलिटी रखता है। एक स्ट्रेट चेन में खुद के साथ जुड़ सकता है, कार्बन एटम ब्रांच चेन में, ब्रांच का मतलब एक स्ट्रेट सीधी पेरेंट तो चली रही है चेन, कुछ कुछ कार्बन एटम ऐसे ब्रांच की तरह लगे हैं, जैसे ट्री होता है ना। इस ट्री पे आप देखते हो कि ये मेरा ट्री है, कितना सुंदर ट्री है, ऐसे ब्रांचेस लगी होती है कहीं कहीं। ट्री बेचारा हम्म, खुशी सैड दोनों वाले इमोशन दे रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है इसको कि मैं खुश हूं कि दुख हो। तो ये ऐसे ब्रांचेस होते हैं, वैसे ये कार्बन की मेन चेन, कुछ कार्बन ऐसे ब्रांच की तरह जुड़े होते हैं। कई बार साइक्लिक चेन भी बना लेते हैं, कार्बन खुद के साथ जुड़ के एक साइकिल, एक लूप बना लेते हैं कि कोई भी फ्री एंड नहीं है, जैसे यहाँ फ्री एंड था, यहाँ फ्री एंड था, कि माला को तुमने दोनों एंड से पकड़ा हुआ है, ठीक है, तो फ्री एंड थे, माला को आपस में जोड़ दो, लूप बन गया ना। इसी तरीके से वो लूप कम्स विद अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर इज ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, सो कैटिनेशन क्लियर है स्टूडेंट्स? एग्जाम में अगर एक नंबर में पूछा जाए पार्ट्स में, इट्स अ सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम टू बॉन्ड विद द सेम एटम। ठीक है, कार्बन खुद के साथ बॉन्ड क्यों बना रहा है? बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉलर साइज वो स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड बनाता है, बताया था मैंने। ठीक है, with different different possibilities that I've told you, branch chain, linear straight chain और ring chain। रिंग में भी आपस में जुड़ सकता है, साइक्लिक चेन भी बोल सकते हो जिसको, क्या बोल सकते हो? साइक्लिक चेन। दूसरा कारण, दूसरा रीजन क्या है कि कार्बन भैया आप ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड्स कैसे बना रहे हो? बिकॉज ऑफ इट्स वैलेंसी विच इज 4, यानी कि टेट्रा वैलेंसी। ये हमने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था कि कार्बन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, वो मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, मतलब 4। आपको पता है वैलेंसी उसके नंबर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में भी बताती है। तो वो 4 सेम एटम भी हो सकते हैं, 2 सेम 2 डिफरेंट भी हो सकते हैं, 3 सेम 1 डिफरेंट भी हो सकते हैं, चारों अलग अलग भी हो सकते हैं, समझ रहे हो? सो इट हैज सो मच ऑफ पॉसिबिलिटी टू अटैच एटम। 2 डबल बॉन्ड करके भी बना सकता है, एक सिंगल बॉन्ड, एक ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। सो कार्बन बिकॉज ऑफ इट्स टेट्रावैलेंसी has many possibilities to attach with the atoms and form millions of compounds। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दो रीजन क्या हुए, कैटिनेशन, टेट्रावैलेंसी। कई बुक में ये भी रीजन लिख देते हैं मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, बट आई गेस वो इसी का टेट्रावैलेंसी का ही तो पार्ट है। मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन का मतलब कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, मल्टीपल तरीके के बॉन्ड बना सकता है। बट अगेन वैलेंसी तो 4 ही होगी ना जब वो बनाएगा, 4 वैलेंसी के साथ ही बनेगा। तो ये भी ऐड कर सकते हो, बट यू नो इट्स अ पार्ट ऑफ टेट्रा वैलेंसी ओनली। कई जगह लिख देते हैं एक और प्रॉपर्टी दैट इज स्मॉल साइज। ठीक है, एक और जो रीजन लिख देते हैं वो लिख देते हैं स्मॉल साइज। बट कहीं ना कहीं आपको ये भी पता है कि स्मॉल साइज इज ऑल्सो पार्ट, जिसकी वजह से हम इतना बता सकते हैं दैट because of small size it makes millions of compounds because they are able to overlap very strongly and give strong covalent bond। ठीक है, ये रीजन किस में फिट बैठता है कि कार्बन स्ट्रॉन्ग कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? आप उसमें रीजन लिख देते हो क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। राइट, समझ आया? ऑल क्लियर? मेकिंग सेंस? अब एक और बात छोटा सा मैं आपको समझाना चाहती हूँ, वो ये है कि कार्बन फ्री फॉर्म में तो आपको पता चल गया कि कैसे प्रेजेंट होता है, एलोट्रॉप के फॉर्म में खुद के साथ जुड़ रहा है। क्या कार्बन और भी तरीके से प्रेजेंट होता है? हाँ, पढ़ाई तो था। कंबाइंड फॉर्म में कि कार्बन कंपाउंड भी बनाता है, कार्बन कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड का नेचर भी दो तरीके का हो सकता है स्टूडेंट्स, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। दो तरीके का नेचर हो सकता है, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। हमें
पता है कि मोस्टली कार्बन के कंपाउंड्स जो होते हैं दे कम विद दिस नेचर, ऑर्गेनिक। ये देख रहे हो सर्कल वेन डायग्राम से दिखा रहे हैं कार्बन कंपाउंड्स की लिस्ट में से मोस्टली कंपाउंड्स, ये देखो अंदर वाले सर्कल में ऑर्गेनिक है, बट सारे नहीं है क्योंकि कुछ इनऑर्गेनिक भी है। आप बोलोगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक क्या होते हैं, मैं समझाती हूँ ऑर्गेनिक क्या होते हैं। इसके रिलेटेड एक साइंटिस्ट था बर्जीलियस, उसने एक थ्योरी दी जिसको बोला जाता है वाइटल फोर्स थ्योरी। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? वाइटल फोर्स थ्योरी। वो क्या बोलती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड है, ऑर्गेनिक वर्ड का मतलब ही होता है लिविंग। क्या मतलब होता है? लिविंग। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड हैं जो हमें सिर्फ लिविंग सेल से मिलके बनते हैं, ओनली फॉर्म्ड इन लिविंग सेल एंड इट इज इम्पॉसिबल टू प्रिपेयर देम इन लैबोरेटरी। वाइटल फोर्स चाहिए, कोई दैवीय शक्ति, भगवान जैसी शक्ति कुछ है दुनिया में, कुछ वाइटल फोर्स है जिसने हमें बनाया है, और हमारे अंदर लिविंग सेल है, वही ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं, उसी से ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बाकी लैबोरेटरी में नहीं बना सकते। बट अगर ऐसा मान लेते ना स्टूडेंट्स हम, तो बहुत दिक्कत हो जाती, शायद हम बहुत सारे कंपाउंड्स बना ही नहीं सकते लैबोरेटरी में, और हमारी केमिस्ट्री की नॉलेज बहुत लिमिटेड हो जाती है ना, बहुत लिमिटेड हो जाती। तो फिर एक हमारे साइंटिस्ट फ्रेडरिच वोलर थे, फ्रेडरिच वोलर साइंटिस्ट ने क्या बोला, दैट आई डिसअप्रूव योर थ्योरी। He's a Russian scientist. He told I'm sure it's Russian. Yeah, please correct कर देना if I'm wrong. He told that नहीं, कुछ तो गड़बड़ की है तुमने, और उसने इसको सिर्फ बोला ही नहीं, करके दिखाया है ना, कि हम बोलने वालों में से नहीं, हम करने वालों में से हैं। उन्होंने एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड लिया नेचर में, इनऑर्गेनिक मतलब नॉन लिविंग, ठीक है, जो नॉन लिविंग सोर्स से आया था, यानी कि मे बी रॉक्स मिनरल से, अर्थ क्रस्ट से निकाला हो। उन्होंने एक कंपाउंड लिया जिसका नाम था अमोनियम साइनेट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। लैबोरेटरी में उसको हीट किया एक टेम्परेचर पे, उससे जाके बन गया यूरिया। NH2, जहाँ पे कुछ नहीं लिखे होते उसका मतलब कार्बन होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, NH2 ठीक है। ये यूरिया क्या है? ये है एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये यूरिया क्या है स्टूडेंट्स? एक ऑर्गेनिक कंपाउंड। यही से ब्रेक थ्रू आ गया वाइटल फोर्स थ्योरी। ठीक है भाई, हम हमारे हमारे अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बट लेबोरेटरी में भी हम बना सकते हैं। एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड से उसने ऑर्गेनिक कंपाउंड बना के दिया, किसने? फ्रेडरिच वोलर ने। तब जाके कहानी बदली कि नहीं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर नॉट लिमिटेड टू योर लिविंग सेल, बट इट्स मच मोर देन दैट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी हम कहाँ पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और वो किसकी स्टडी होती है? हाइड्रोकार्बन्स की, कार्बन के कंपाउंड की। इस डेफिनेशन को बदला गया, एंड इट्स डेरिवेटिव्स। क्या है? हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। कार्बन के साथ हाइड्रोजन जरूर मिलेगा मुफ्त में, है ना, कि कार्बन है तो हाइड्रोजन तो है ही है। तो इस हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, या तो हाइड्रोकार्बन होगा, डेरिवेटिव मतलब उससे डिराइव किया हुआ, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस, रिप्लेस कर सकते हैं बाकी के एटम से। कि मान लो CH4 था, मैंने हाइड्रोजन को क्लोरीन से डिस्प्लेस कर दिया, हटा के उसकी जगह ले ली, ठीक है, सब्सटीट्यूट कर दिया। ये डेरिवेटिव भी ऑर्गेनिक है नेचर में, डेरिवेटिव डिराइव किया हुआ, जो हाइड्रोकार्बन से डिराइव किया था, ठीक है। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कौन से हो गए? हाइड्रोकार्बन्स जो कार्बन हाइड्रोजन से बने हैं, एंड इट्स डेरिवेटिव जो उससे डिराइव किए गए हैं, जो उसमें चेंजेस करके बनाए गए हैं, वो सब ऑर्गेनिक है। और उनकी स्टडी को किसके अंडर पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंडर। मेक सेंस? बट उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये नहीं आते, बिकॉज इनका नेचर वी हैव स्टडीड इनऑर्गेनिक होता है, बिकॉज दे डोंट फॉल अंडर द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रॉपर्टीज। जैसे कि कार्बाइड, ठीक है, लाइक कैल्शियम कार्बाइड। हम्म कैल्शियम कार्बाइड, कार्बाइड क्या होता है? कार्बन विद नेगेटिव चार्ज। ऑक्साइड जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ कार्बन। कार्बोनेट लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये देखो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इन सब में कार्बन है ना, इन सब में कार्बन है, बट दे does not come under organic chemistry or organic compounds. They are inorganic in nature because most of their properties fell into the category of inorganic compound. तो ये एक्सेप्शंस है कुछ, ये याद रखना है। एक्सेप्शंस भी नहीं, you have studied the property with time, you'll also study in higher grades, but you should know that मेटल आई मीन कंपाउंड के कार्बाइड, ये जो कार्बन है इसके ऑक्साइड, कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट, दे आर इनऑर्गेनिक एक्सेप्ट द अदर कंपाउंड्स आर ऑर्गेनिक इन नेचर। ठीक है, क्लियर है स्टूडेंट्स? बढ़िया था, समझ में आया?
आया कि नहीं आया? है ना? आया, चमका। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था। तो बताओ, चमका? क्वेश्चन दे दूं एक होमवर्क के लिए, जरूरी है? पहले मैं समराइज कर देती हूँ हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा कि कार्बन फ्री फॉर्म में और कंबाइंड फॉर्म में दोनों में प्रेजेंट होता है। फ्री फॉर्म वेयर ओनली कार्बन इज प्रेजेंट, वी हैव अंडरस्टूड द कैटेगरी ऑफ एलोट्रॉप्स। हमने डायमंड के बारे में, ग्रेफाइट के बारे में और फुलरीन के बारे में पढ़ा। डायमंड, ग्रेफाइट वर नेचुरल एंड फुलरीन वाज अ मैन मेड सिंथेटिक एलोट्रॉप। फिर हमने कार्बन के कंबाइंड फॉर्म के बारे में पढ़ा, दैट कार्बन जो कंपाउंड बनाता है ऑर्गेनिक होते हैं नेचर में। वाइटल फोर्स थ्योरी कहती थी वो सिर्फ लिविंग सब्सटेंस के अंदर होते हैं, बट फ्रेडरिच वोलर ने उसको डिसअप्रूव करके लैब में बना के दिखाया। नाउ द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज हाइड्रोकार्बन्स एंड इट्स डेरिवेटिव। ये हमने पढ़ा, है ना? तो आप मुझे इस सवाल का जवाब देना, दैट सिलिकॉन अप्रोक्सीमेटली कितने एटम्स के साथ जुड़ सकता है? ठीक है, जैसे कि कार्बन मैंने बताया n नंबर ऑफ कार्बन एटम के साथ जुड़ सकता है, हाईएस्ट कैटिनेशन पावर। फिर उसके बाद सिलिकॉन की भी ठीक ठाक होती है। तो सिलिकॉन अप्रोक्सीमेटली अपने आसपास कितने एटम को जोड़ सकता है? मैक्सिमम कितनी लंबी चेन बना सकता है? ठीक है, कितनी लंबी चेन बना सकता है? लॉन्ग चेन कितने एटम्स की? कितने एटम्स लॉन्ग चेन बना सकता है वो? ये आपको मुझे बताना है एज अ HW, एज अ HW विच इज योर होमवर्क सवाल। होमवर्क करना जरूरी है ना? मैंने इतनी मेहनत से आपको टॉपिक्स तो पढ़ा दिए, बट मुझे आपका एफर्ट भी देखना है कि आप ऐसे नहीं बस गूगल कर लिया दैट्स इट। यूज करो दिमाग, पढ़ो थोड़ा, तो एक मोटिवेशन रहेगा। हाँ, होमवर्क रॉकेट्स दिखाएंगे अगली क्लास में पक्का। आई होप आपका टाइम अभी घर पे अच्छा चल रहा है, फेस्टिवल टाइम है। आई होप आप अपना ध्यान भी रख रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। बीमार नहीं पड़ना है, वेदर चेंज हो रहा है, ठीक है? और इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिएगा। लाइक करना है वीडियो को, दोस्तों के साथ शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। माय एटम्स, मैं मिलूंगी अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, बाय बाय, थैंक यू, टाटा, हस्ता ना विस्ता, एटम्स, बाय बाय।